हेलो एवरीवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने इसमें ट्रिगर कवर किया था। अब आज हम इसमें देखेंगे सबसे पहले लूप। तो इन अदर languages we have for loop and while loop, and in the some others do while do loop, do while loop. But in MS SQL it support only while loop. Okay, तो सर्वर में ज़्यादातर आपको वाइल लूप सपोर्ट ही मिलेगा, फॉर लूप सपोर्ट नहीं मिलता। ओके, यहाँ पे क्या होता है वाइल लूप मीनिंग, इससे पहले जैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा। कंडीशनल स्टेटमेंट में तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने जो यहाँ पे इसको जो हमने यूज किया था, तो दैट इज द फॉर डिसीजन मेकिंग वेयर यू नीड सम टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते थे। उसमें दो पार्ट्स थे। कंडीशनल डिसीजन मेकिंग में हमारे पास में दो पार्ट्स होते थे। एक तो फर्स्टली आपका है था लॉजिकल टेस्ट, है ना। तो आप लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते थे एंड लॉजिकल टेस्ट के दो आउटपुट थे। फर्स्ट हमारा ट्रू एंड द सेकंड one is false, and based on these true and false, which is a result of logical test, हम यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते थे, है ना, और स्टेटमेंट प्रिंट करते थे। तो बेस्ड ऑन दिस ट्रू एंड फॉल्स हम प्रिंट क्या करते हैं, स्टेटमेंट, है ना, और द यू कैन से बॉडी, और उसी को हम बॉडी, समटाइम बॉडी बॉडी हम मेंशन करते, तो हम स्टेटमेंट प्रिंट करते थे बेस्ड ऑन वाइल एंड दिस। द की पॉइंट इज के जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट रन करते हैं, तो इसमें जो ये जो लॉजिकल टेस्ट होता है वो सिंगल टाइम परफॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। इन कंडीशनल स्टेटमेंट लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म सिंगल टाइम। लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म सिंगल टाइम। सिंगल टाइम, और सिंगल टाइम जब परफॉर्म होता है तो एक ही बार ट्रू या फिर फॉल्स, है ना। एंड बेस्ड ऑन दिस ट्रू एंड फॉल्स हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होता है ना। तो इन कंडीशनल स्टेटमेंट लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म सिंगल टाइम एंड बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ट्रू और फॉल्स द स्टेटमेंट विल प्रिंट, है ना, और डिसीजन विल मेक। बट अब आते हैं लूप्स में, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा वाइल लूप है, वाइल लूप, क्योंकि इसमें वाइल लूप को ये सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर वाइल लूप है। अब देखिए लूप भी दो तरह के होते हैं। जब हम पाइथन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम दोनों ही लूप देखेंगे। उस पाइथन सपोर्ट दीज टू लूप्स, है ना, वाइल लूप एंड फॉर लूप्स। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो दैट इज नोन एज ए, दैट इज ऑल्सो फॉर लूप इज ऑल्सो नोन एज ए फाइनाइट लूप, है ना। तो इसको हम फाइनाइट लूप भी कहते हैं। बट वाइल लूप इज इनफाइनाइट लूप। प्रैक्टिकली जो होता है वो इनफाइनाइट लूप होता है। ये फाइनाइट लूप है, फाइनाइट लूप।
एंड ये जो होता है वो इनफाइनाइट लूप होता है। इनफाइनाइट लूप मीन्स अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो ये इनफाइनाइट तक रन कर सकता है ना, वाइल लूप। ओके, तो अब आते हैं, इसको हम इनफाइनाइट लूप भी कहते हैं। इनफाइनाइट लूप, और यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा सबसे फर्स्टली। अब लूप मीन्स क्या होता है? लूप मीन्स सबसे पहले तो लूप मीन्स होता है रिपीटेशन। ओके, रिपीटेशन, और एक अदर वर्ड भी यूज किया जाता है, दैट इज द नॉन एज इटरेशन, है ना। तो आप इसको कह सकते हो कि ये रिपीटेशन और इटरेशन। ओके, रिपीटेशन और इटरेशन मीन्स लूप। क्लियर? और ये इनफाइनाइट लूप होगा, बट ये रिपीटेशन जो होता है वो कितनी बार रिपीटेशन, है ना। तो ये रिपीटेशन जो होगा इसमें, रिपीटेशन वाइल लूप में रिपीटेशन तब तक चलेगा, रिपीटेशन till condition is true। okay, till condition is true। तो जब तक आपका कंडीशन ट्रू होता है, जितनी भी आज आप देखोगे ना, जितनी भी ऑटोमेशन आजकल आप सुन रहे हो, हर जगह ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन में क्या होता है? वाइल लूप लगता है। क्योंकि ऑटोमेशन में क्या होता है, उसको जब तक काम करना होता है जब तक सिचुएशन इन फेवर है। ओके, और जैसे सिचुएशन जो होती है आउट ऑफ फेवर होती है ना, तो वो फिर आपके पास में क्या होता है, वो वर्क होना बंद हो जाता है। लाइक जैसे हम ऑटो कार देख रहे हैं आजकल, ऑटो व्हीकल देख रहे हैं जो ऑटोमेशन पे वर्क कर रहा है ना। स्पेस सैटेलाइट या फिर आपके पास में रोबोट्स जिसको काम करते रहना, जब तक एक सर्टेन कंडीशन ना आ जाए तब तक काम करते रहना। अगर वो कंडीशन कभी नहीं आएगी तो वो हमेशा के लिए काम करता रहेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो जहाँ पे ये इस तरह का कि वहाँ पे डिसाइड नहीं है कि 10 बार होना है या 20 बार होना है, ठीक। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है तब तक वो परफॉर्म होना है। तो उसके लिए फिर हम वाइल लूप को, और जहाँ पे डिसाइडेड है कि बस इतनी बार ही रिपीट करना है या नेक्स्ट इतनी बार रिपीट करना है, वहाँ पे फिर फॉर लूप लगता है। क्योंकि फॉर लूप जो होता है वो आपका फाइनाइट लूप होता है ना। ओके, अब इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे, है ना। तो ये आप इसमें जब वाइल लूप होता है तो ये इनफाइनाइट लूप होता है। तो कोई भी इनफाइनाइट लूप ना, इनफाइनाइट लूप जब जब स्टॉप होगा तभी आपको आंसर देगा। तो इसका मतलब अगर हम कहीं पे भी इनफाइनाइट लूप लगा देंगे तो फिर उसका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी वाइल लूप वर्क करता है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। वाइल लूप जब भी वर्क करेगा तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी हमेशा, चाहे पाइथन हो चाहे कहीं पे, ये कॉन्सेप्ट सब में सेम है। इसका सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना होगा आपको, है ना। इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन डिसाइड करता है कि कहाँ से ये जो लूप होगा वो स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट पॉइंट ये डिसाइड करता है। एंड देन इसके बाद आता है काउंटर। काउंटर, है ना, काउंटर वर्ड यूज करते हैं। तो काउंटर क्या करता है, मतलब ये डिसाइड करता है कि कितनी बार रिपीट होगा, है ना। तो इसमें दो चीज़ें बहुत ही मेन है। ये यहाँ पे आपके पास में इनिशियलाइजेशन मीन्स कहाँ से लूप स्टार्ट होना है, और काउंटर मतलब कितनी बार इसको रिपीट करना है। ये दो चीज़ें जरूर रहेंगी। ओके, तो अब इसका हम सिंटैक्स लिखेंगे। अगर आप देखो, अगर आपको इनिशियलाइजेशन नहीं करोगे तो लूप स्टार्ट नहीं होगा, और अगर काउंटर नहीं लगाओगे तो लूप रुकेगा नहीं। ओके, काउंटर नहीं लगाओगे तो लूप रुकेगा नहीं, और अगर हम इनिशियलाइजेशन नहीं लगाएंगे तो आपका वो स्टार्ट ही नहीं होने वाला। ओके, तो ये दो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, वही हमारा है इनिशियलाइजेशन। तो हम यहाँ से इसको इनिशियलाइजेशन सबसे पहला ही आता है। ओके, इसको हम कोई एक पॉइंट दे देंगे, एक वैल्यू दोगे यहाँ पर जहाँ से इस लूप को स्टार्ट करना है। देन उसके बाद फिर हम वाइल लूप लिखेंगे, वाइल। ओके, वाइल ही लिखते हैं बस। ओके, देन इसके बाद फिर हम लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल टेस्ट।
और लॉजिकल टेस्ट के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बिगिन। ओके, बिगिन, और यहाँ पे हम लिखते हैं अपने स्टेटमेंट, जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना है या जो भी आपको वर्क कराना है वो आप इसके अंदर दोगे, है ना। और इसी को हम कहते हैं वाइट बॉडी, यू कैन से बॉडी। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या लगाएंगे, जहाँ पे हम बॉडी के अंदर ही काउंटर लगा देते हैं, तो काउंटर, यहाँ पे काउंटर लगेगा एंड उसके बाद ये एंड हो जाएगा, है ना। तो दैट इज द सिंटैक्स फॉर व्हाइल लूप। ओके, काउंटर दो तरह के आते हैं काउंटर, आपके पास में क्या हो सकते हैं, इंक्रीमेंट फॉर्म में भी होते हैं और डिक्रीमेंट फॉर्म में भी होते हैं, है ना। तो दोनों तरीके से आप काउंटर बढ़ भी सकता है और घटते में भी आ सकता है, तो दोनों तरह से होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। ओके, एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तब आपको समझ में आने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पे MS SQL में आएंगे। ओके, देन यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाइल लूप, और सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशन करना होगा। तो इनिशियलाइजेशन आपने यहाँ पे जैसे लिखा है इनिशियलाइजेशन, ये तो इनिशियलाइजेशन के आगे एक वैल्यू देना है, तो कहाँ से वो वैल्यू स्टार्ट करना है, तो आपको वैल्यू देने के लिए क्या करना होगा, एक वेरिएबल लगाना होगा, और उस वेरिएबल को हम एक वैल्यू असाइन करेंगे जहाँ से वो लूप जो होगा वो स्टार्ट होगा, है ना। तो ये यूज है वेरिएबल का एक, है ना। तो वेरिएबल आपने यहाँ पे लिखा है, अब वेरिएबल का नेम देंगे, तो हमने जस्ट यहाँ पे दे दिया स्टार्ट, मान लो ये स्टार्ट, और इसमें एक नंबर देंगे तो उसका डेटा टाइप इंट कर लिया। ओके, देन अब क्या करना है, अब इसको सेट करना है, सेट में हमने लिख दिया है सेट करो, अब इसमें कोई वैल्यू तो जहाँ से लूप आपका स्टार्ट होगा तो स्टार्ट, एंड इसके अंदर हमने 1 दे दिया, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हमने लिखा है वाइल। ओके, वाइल, अब वाइल में क्या लिखेंगे, वाइल में हम लिखेंगे कि आपका अगर ये स्टार्ट पॉइंट, ये जो स्टार्ट है, ये जो स्टार्ट है, अगर लेस देन इक्वल टू 10 है, क्लियर है, अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे आप बिगिन करो, और बिगिन में आप प्रिंट कर दो जस्ट आपके पास में ये स्टार्ट कह लो, या अभी चलो अभी स्टार्ट ही ले लेते हैं, तो स्टार्ट को आप प्रिंट करो, स्टार्ट। ओके, अब ये आपने प्रिंट कर लिया, प्रिंट यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट। ओके, देन इसके बाद फिर आप अब इसके बाद क्या लिखते हो, जब बिगिन, और यहाँ पे जस्ट मुझे मान लो कि अभी यही प्रिंट करना है तो ये प्रिंट कर लिया, उसके बाद फिर क्या करते हो, काउंटर। तो अब यहाँ पे मेन है ये काउंटर, तो काउंटर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे @स्टार्ट जो हमारा वेरिएबल है, एंड @स्टार्ट और +1, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये इंक्रीमेंट में जा रहा है, इंक्रीमेंट में, और इसको हम सेट कर देंगे। और यहाँ पे आपके पास में इसको जब बॉडी आपने स्टार्ट की है तो हमें लिखना है एंड। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में 2 टाइप्स के वेरिएबल हैं, वेरिएबल वेरिएबल तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का स्कोप होता है, स्कोप, वेरिएबल स्कोप। तो वेरिएबल स्कोप में टू टाइप्स के स्कोप आते हैं, एक होता है लोकल एंड दूसरा होता है ग्लोबल। ग्लोबल, ओके, तो लोकल एंड ग्लोबल देखते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से तो मैं इसको क्या करता हूँ, बिल्कुल इसी को लेता हूँ और इसी को आपको ये जैसे मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, यहाँ पर एक वेरिएबल जो आपने यहाँ ऊपर डिफाइन किया है, जो ये लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके,
ये लूप आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हाइल लूप, ये यहाँ से। ओके, अब इससे ऊपर एक ये जो वेरिएबल आपने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये वाला, और इसके अंदर ये जो वैल्यू सेट की है, लूप के बाहर जो वेरिएबल होते हैं वो आपके होते हैं ग्लोबल, उनका स्कोप ग्लोबल होता है। और इसके बाद जहाँ से लूप, सेम नाम है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और जहाँ से लूप स्टार्ट होता है, लूप के अंदर जो आपका वेरिएबल है, ये वाला नाम वही है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये क्या है, ये लोकल है। ओके, या फिर ये जितने भी लूप के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सब लोकल हैं। आप इसको भी कह सकते हो कि ये वाला जो वेरिएबल है ना, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये क्या है, ये एक लोकल वेरिएबल है। अब इस लोकल एंड ग्लोबल का क्या फर्क पड़ता है ये देखना है आपको। ओके, तो जब आप लूप स्टार्ट करोगे ना, तो ये जो स्टार्ट है ना, इसको एक वैल्यू चाहिए थी, वो यहाँ से आपने लिया है 1। ये जो आपका ये वाला है, इसको आपने यहाँ से लिया है 1 से। तो आपका ये जब फर्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट होता है, तो ये हमेशा जो वैल्यू लेता है वो ग्लोबल से लेता है, ग्लोबल से। ओके, तो ग्लोबल में क्या कर दिया आपने, 1 सेट कर दिया, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। ओके, यहाँ पे ये 1 है, 1 क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन 10 है। तो अभी हमारी क्या है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और आपका प्रिंट करेगा क्या, 1, प्रिंट हुआ 1। ओके, देन अब यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1, तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और 1 + 1 कितना हो गया, 2। ओके, तो अब ये फिर से वापस जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखो, ये जो अब यहाँ से जो सेकेंड लूप का मतलब क्या है, रिपीटेशन टिल कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन तो ट्रू थी, तो ये फिर से रिपीट होगा। ओके, अब ये फिर से जब रिपीट होगा, तो यहाँ पर अब ये जो ये स्टार्ट आपका आया ना, ये अब यहाँ से नहीं लेगा, यहाँ से नहीं लेगा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल से सिर्फ वैल्यू तभी लेता है जब आपका लूप स्टार्ट होता है। उसके बाद जब लूप एक बार रनिंग होगा, तो कभी भी आउटसाइड द लूप कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी, है ना, वेरिएबल्स की कोई वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। तब ये जो है ना, ये लोकल वेरिएबल से काम आपका स्टार्ट होने वाला है, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल कौन सा है, ये। तो एक बार लूप अगर स्टार्ट हो गया, तो वो फिर ग्लोबल से वैल्यू नहीं लेता, फिर वो लोकल से लेता है, टिल कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक वो यहीं से वैल्यू उठाएगा। तो अब क्या हो गया, जब पहली बार ये 1 था, यहाँ से 1 लिया इसने, जब लूप स्टार्ट हुआ, 1 कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आया ये, है ना। और यहाँ पे आपका ये 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 आया, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो अब ये फिर से 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। ओके, अब ये 2 अभी भी लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे फिर से ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से बॉडी के अंदर आए और यहाँ पे प्रिंट किया क्या इसने, 2। अभी कितनी वैल्यू है स्टार्ट की, 2, तो इसने 2 प्रिंट कर दिया, है ना, यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे ये 2 इधर की तरफ आया, है ना, इधर की तरफ आया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो अब ये फिर से यहाँ पर आया 3 के लिए, 3 यहाँ पे अब फिर से लेस देन है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये बॉडी इसकी रन कर एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे फिर से आपका कितना प्रिंट हो गया, 3। ओके, तो यहाँ पे 3 आ गया। ये तब तक चलेगा। अब यहाँ पे लेते हैं आपके पास में 9, 9 उठाते हैं, तो 9 यहाँ पे आया, 9, 9 अभी भी लेस देन है। ओके, तो यहाँ पे आया 9 प्रिंट हुआ, यहाँ पे 9 + 1 हो गया, तो 10 हो गया, तो 10 यहाँ पे 10 क्या हो गया, इक्वल हो गया। ओके, 10 हो गया इक्वल, तो इक्वल में अभी भी कंडीशन ट्रू है, या तो लेस देन या फिर इक्वल, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ, यहाँ पे आ गया 10 + 1, तो 10 तो प्रिंट हो गया, बट अब हो गया 10 + 1। 10 + 1 क्या होता है, 11। अब यहाँ पे जब ये 11 आएगा, तो 11 जो है, अब ये कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो दैट इज द हाउ के व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। यस, कोई इसमें डाउट, सोहेल, लक्षिता, श्रृंखला, हैदर, हिमांशु, याशिका, कोई डाउट इसमें, अंकित। नो सर। नो सर। हाँ, अंकित नो बताएंगे। सर, नो सर। हेलो अंकित, हेलो जी अंकित, सर।
अंकित बताएंगे कि अंकित एक बात बताओ, जब मैंने ये कहा कि ये जो यहाँ पर वैल्यू आती है, यहाँ पे जो जी वैल्यू सर। आती है वो इधर इधर ही क्यों प्लस होती है, ये यहाँ पे क्यों नहीं आती है? स्टार्ट वैल्यू। हाँ, दोनों तरफ तो ऐसे लिखा है मैंने, दोनों तरफ स्टार्ट स्टार्ट ही लिखा हुआ है ना, बट ये इस तरफ आता है, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्यों नहीं आता? सर रिपीट करेंगे एक बार, क्वेश्चन समझ नहीं आया। जैसे ये जैसे फर्स्ट मैं करता हूँ, जब यहाँ पे ये 1 आया पहली बार, अब लूप फिर से स्टार्ट हुआ, सब कुछ बिल्कुल, है ना, सब कुछ बिल्कुल न्यू सिरे से। तो अब लूप फिर से जब लूप स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्ट 1 आ गया, है ना, यहाँ पे इसके अंदर ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, फिर यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू असाइंड हो गया 1, यहाँ पे ये 1 आ गया। ओके, 1 और इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो बिगिन हुआ और प्रिंट हो गया 1। अब ये जो 1 आया वो इस तरफ आया, इस तरफ 1+1 हुआ, इधर क्यों नहीं आता है? ये स्टार्ट जो इधर ये इक्वल्स के लेफ्ट में लिखा हुआ है, इधर क्यों नहीं आता वो 1? सर ये तो वो जगह है ना जहाँ से वो लेगा, जहाँ वो ऐड करेगा। हाँ, तो दोनों तरफ यहाँ पे भी स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्टार्ट लिखा हुआ है, तो वो उसको उसको कैसे पता चलता है कि इधर इधर नहीं जाना 1, नहीं आना 1? बीच में इक्वल टू है ना, हाँ, लाइक यहाँ पे वो दे रखा है नाम किससे लेगा, उसके बाद इक्वल टू करके ये वैल्यू है, इसलिए वो उधर जाता है। ठीक है। तो ये वेरिएबल में जब हम लिखते हैं, तो वेरिएबल में जो आप इधर की तरफ लिखते हो, जैसे हम सेट लिखते हैं ना, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं उसमें वैल्यू असाइन करते हैं सर। हाँ, तो सेट इधर आता है वैल्यू, और उसको पता है कि इक्वल के इस तरफ जो रहेगा लेफ्ट साइड में रहेगा वो वेरिएबल है ना, और इस तरफ जो है आपके पास में वो वैल्यू है, तो इसीलिए हमेशा वो इस तरफ ही आएगा। अब स्टार्ट स्टार्ट दोनों तरफ लिखा है, बट वो इस तरफ स्टार्ट में नहीं जाता, लेफ्ट साइड में नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि इक्वल साइन यानी असाइन के बाद ही वैल्यू असाइंड होती है ना, यहाँ पर वैल्यू असाइंड होती है, यहाँ पर। ओके, ये जो आपने 1 असाइन किया इस तरफ राइट साइड में, तो ये इधर ही की तरफ वैल्यू हमेशा रहेगी, इधर नहीं रहेगी, है ना। तो ये एक क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि दोनों तरफ ये लिखा हुआ है, तो ये इस तरफ क्यों नहीं 1 आया, इस तरफ क्यों बन गया? तो वैल्यू जिधर असाइंड होती है वो हमेशा राइट साइड में होती है, तो ये इस तरफ ही आपके पास में रहता है ना। ओके, चलिए, तो अब इसको रन करके एक बार देखते हैं कि हमारा ये प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको ऊपर करता हूँ, ये देखिए, है ना, और ये कहाँ पे रुक गया, 10 पर रुक गया है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने स्टार्ट पॉइंट ये दिया हुआ है, और ये कितनी बार रिपीट होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और 1 से स्टार्ट किया, 1 1 का इंक्रीमेंट दिया है, तो कितनी बार आपके पास में 10 बार प्रिंट हुआ है, क्लियर। तो इस तरह से ये वाइल लूप चलता है। अब ये मैंने तो यहाँ 1 2 3 ऐसे प्रिंट कर दिया, बट आपको जो भी काम करवाना है, जो भी आपको वर्क करवाना है, वो स्प्रिंट की जगह देना है ना, वो स्प्रिंट की जगह देना है, तो वो उतनी बार वो वर्क करेगा। जैसे अगर हम कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर लें, यहाँ पे एक, जैसे आपको वर्क कराना है, यहाँ तो हमने 1 2 3 प्रिंट किया है ना, ये तो जस्ट दिखाने के लिए कि लूप कितनी बार चल रहा है, इसको हम किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये इनिशियलाइजेशन है, और ये जो पॉइंट है ये काउंटर है, ये हमारा काउंटर है। ओके, और ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे किया है ये इनिशियलाइजेशन है, और अभी जो ये आपके पास में जिस पे लगा हुआ है, ये किस में लगा हुआ है, +1 किया है आपने, तो ये इंक्रीमेंट में लगा हुआ है, ये इंक्रीमेंट में है ना, ये इंक्रीमेंट में। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम करेंगे, जैसे कितनी बार लूप को चलाना है, अगर मुझे इसको 5 टाइम ही चलाना है, तो मैं कितना करूँगा, तो इसको 2 कर दूंगा, तो ये आपके पास में क्या होगा, कितनी बार चल जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, ये काउंटर पर डिपेंड करता है कि आपका लूप कितनी बार चलाना है ना। तो इस पे ही आप, इसी को कहते हैं काउंटर, तभी इसका नाम है काउंटर, है ना, कि आप काउंट करेगा कि कितनी बार लूप चलाना है। अगर आपने ये लूप ये वाला नहीं लिखा और सिर्फ स्टार्टिंग लिख दिया, तो अगर ये नहीं किया है तो ये इनफाइनाइट तक ये आपको चलता हुआ नजर आएगा, क्लियर है।
और एक पोजीशन ऐसे आएगा वो वैल्यू तो जनरेट करेगा बट आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। ओके, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जैसे वो तो वैल्यू जनरेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेव होगा टेम्प डीबी में सेव होता रहेगा। आपको पता है कि ये जो नीचे दिखता है ये सब टेम्प डीबी में सेव होता है। यहाँ पे ये टेम्प डीबी है ना हमारे पास में, जो बाय डिफॉल्ट आपका डेटाबेस है टेम्प डीबी, इसमें ये सेव होता है। ओके, तो आपको जब यहाँ पे जब अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका कहाँ पे जाएगा, वो टेम्प डीबी में सेव होता रहेगा। और ऐसे ही अगर लैपटॉप चलता रहा तो क्या होगा, तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपके ये जो लैपटॉप है इसकी मेमोरी पूरी फुल हो जाएगी और फुल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगा। ओके, तो इसको बहुत ही मतलब सोच समझ के हम यूज करते हैं वाइल लूप को, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आपका लूप सही से नहीं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सही से नहीं लगा तो ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है। ओके, अब आते हैं इनफाइनाइट पे अगर लग गया तो उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? क्या चीज? इनफाइनाइट की हमें जरूरत नहीं है, बट आपको क्या होता है कि कई चीजें हमें बहुत टाइम तक चलानी होती हैं, बहुत टाइम तक, है ना। जैसे अगर मान लो कि कोई सैटेलाइट है तो सैटेलाइट में एक वर्क मुझे हमेशा जब तक उसको जब तक स्पेस में है तब तक करना है, उसको चलाते रहना है। तो अब हम यहाँ से कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, तो हमने उसके अंदर क्या है इस तरह से प्रोग्रामिंग की हुई है कि वो जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो चलता रहे। क्लियर है, तो वो चलता रहेगा। अब जैसे मैंने क्या किया, जैसे आपका ड्राइवरलेस कार है ना, तो मेरा है कि मैंने उसमें डेस्टिनेशन फिट कर दिया। अब डेस्टिनेशन फिट कर दिया, ठीक है, डेस्टिनेशन फिट कर दिया आपने, तो वो डेस्टिनेशन तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन बीच में ऑब्स्टिकल वगैरह आए, है ना, तो उनको भी उनके लिए रुकना भी है। तो वो जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, आपने अगर लास्ट पॉइंट दे दिया, अर्थ का लास्ट पॉइंट दे दिया कि वहां तक जाना है, तो वहां तक तो वो जाएगा और उसमें फ्यूल वगैरह सब कुछ है तो वो जाने वाला है। तो ऐसा कुछ काम कराना होता है जो आपका बहुत टाइम एक जब तक ये ना हो। जैसे आपका है, आपके घर में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर लगा हुआ है, फ्रिज में, एसी में, इन सब में लगा रहता है ना, तो वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है ना। अब उसमें क्या होता है, जब तक हमारा वोल्ट 250 से ऊपर या 230 से ऊपर नहीं जाए तब तक वो चलता रहे। तो हम देखते हैं क्या, वो चलता रहता है ना, वो चेक करता रहता है, हर एक पॉइंट पर चेक करता रहता है, वो चेक करता रहता है। और हम उसको नहीं देखते, जब वो 250 या 230 जो भी आपका सेट है उससे जब ऊपर आता है तो कट मार देता है ना। तो अब वो ये तो एक, अगर मान लो कि जब तक वो स्टेबलाइजर चल रहा है और कभी 250 से अबव गया ही नहीं, तो वो तो चलता रहेगा। वो लेकिन वो चेक करता रहे, हर एक पॉइंट पर चेक कर रहा है उसको, है ना, वोल्टेज आ रहा है वो चेक कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जो कि ऐसा हम मानते हैं, देखो इनफाइनाइट तो हम ही एडजस्ट नहीं करेंगे, तो आपका हम क्या चेक करेंगे। लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए तो हम एडजस्ट करते हैं ना, तो हम ऐसे ही चाहते हैं चीज़ों को कि जो लॉन्ग टाइम तक चलें, तो बार बार चेक ना करना पड़े। तो उन सब चीज़ों के लिए इसको यूज करते हैं। क्लियर? यस। तो जैसे कि हमको छोटा सा कैलकुलेशन बनाना है, जैसे कि उसमें सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके, और कुछ देर बाद जैसे यूज करने के बाद हम उसको टर्मिनेट करवाना हो हाँ 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 इनफाइनाइट से। हाँ, वो आप कर सकते हो। जैसे आपके पास में क्या है, इसमें आते हैं अब जैसे ऑटोमेटिक व्हीकल है, मान लो कि आगे ऑब्स्टिकल आ गया और आपने उसमें वाइल लूप लगाया है, तो वाइल लूप का ये थोड़ी है कि वो ऑब्स्टिकल को भी पार कर जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब तक मेरी डेस्टिनेशन ना है तब तक उसमें चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पर है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में कई चीजें आती हैं, जैसे सर्टेन कंडीशन पर ब्रेक लग जाना चाहिए। क्लियर है? और अगर ये कंडीशन आए तो इसी पे कंटिन्यू कर दो, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू को भी यूज कर सकते हो। सर्टेन कंडीशन अगर आए तो ब्रेक लगा दो, तो वो ब्रेक भी लग जाएगा, है ना। तो इसको भी एक बार करके देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। आप इस वाइल लूप को कंट्रोल भी कर सकते हो। लाइक आपने डेस्टिनेशन तो डाल दिया, आपके पास में ऑटोमेटिक कार है ना, जिसमें आप ड्राइवरलेस है, आपने डेस्टिनेशन डाल दिया।
तो डेस्टिनेशन जब आएगा तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, तो वो वहीं पे रुक जाएगा। डेस्टिनेशन आया तो भी रुकेगी, क्लियर है। और अगर सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, उसने स्कैन किया है ना, उसमें तो स्कैनर लगा होता है ना, तो उसने स्कैन किया, अब मान लो कि ये सिचुएशन है, अगर इतना बड़ा ऑब्स्टिकल आता है तो आपको ब्रेक लगाना है, तो वो ब्रेक लगा देगा, है ना। तो इसमें हम कैसे करेंगे उसको, अब देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे लूप कंट्रोल, ये इनिशियलाइजेशन बिल्कुल सब कुछ वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी बॉडी में कंडीशनल स्टेटमेंट भी लगा देंगे, है ना। तो हम लगा देंगे इफ, और इफ में हमने यहाँ पे लगाया लॉजिकल टेस्ट, जो हमारी कंडीशन होगी उस कंडीशन वहाँ पे लगा दिया है। और इसका फिर क्या किया, इसका हमने कर दिया यहाँ पर बॉडी, और बॉडी में यहाँ पे कर दिया आपके पास में एंड, और इसके अंदर दे दिया हमने क्या, इसके अंदर दे दिया ब्रेक। ओके, तो जब ये कंडीशन आएगा तो ये अपने आप ही क्या होगा, अपने आप ही रुक जाएगा, है ना। तो एक बार देखते हैं इसको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 5 जब भी आए, जैसे आपका ये देख रहे थे, आप ये रन कर रहा था, ये जो आपका ये लूप था, ये लूप रन कर रहा था 1 से 10 तक, बट मैंने लगा दिया कि अगर 5 आता है तो क्या करो, तो आपके पास में आप ब्रेक लगा दो। तो इफ, अब इफ में हमने क्या दिया, इफ ये आपका स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट लिया, है ना, इक्वल टू 5, अगर ये 5 है तो आप यहाँ पे लिखो बिगिन, और बिगिन में आप यहाँ पे लिख दो एंड। ओके, बिगिन एंड, और बिगिन एंड के अंदर आप लगा दो यहाँ पर ब्रेक। ओके, तो अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, तो देखो आपके पास में क्या होगा। अब अगर 5 आया तो 5 पे ये ब्रेक करना चाहिए इसको आइडियली, तो देखो अब 5 पर ब्रेक हो गया। तो आपका क्या है, अब जैसे मेट्रो चल रही है तो वो ड्राइवरलेस अब कई जगह हो गया है, तो उसमें क्या है, उसमें स्टेशन के नेम लिखे हुए हैं, क्लियर है। वो चल रहा है जब तक उसकी डेस्टिनेशन आ रही है कि लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारका तक जाना है, उसके बीच में स्टेशन है ना, उसके बीच में स्टेशन है, तो वो स्टेशन पे रुकना भी है उसको, है ना। तो वो स्टेशन पे आपने क्या लगाया है, ब्रेक लगाया हुआ है इफ, है ना। इफ अगर यहाँ पे ये आपका सेक्टर 16 है तो आप वहाँ पे रुक जाओ, तो वो आपके पास में क्या होता है, सेक्टर 16 आता है, वो रुक जाता है, अदर के लिए वो चलता रहता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ब्रेक सिस्टम भी है, कंट्रोल, आप ब्रेक भी लगा सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, क्लियर। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। यस, और कोई क्वेश्चन इसमें, श्रृंखला, लक्षित, और कोई भी, हैदर। सर ये लूप डेटा एनालिटिक्स में कैसे काम आता है? डेटा एनालिटिक्स में जैसे अगर हम यहाँ पे ये जो है ना, ये वाइल लूप, देखो ये जो हम TSQL पढ़ रहे हैं, ये डेटा एनालिटिक्स में कम और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर में ज़्यादा आता है। और डेटा एनालिस्ट के लिए तो आपके पास में क्या है कि अगर हम जो DQL है, DQL ही मेन होता है डेटा आपके पास में एनालिस्ट के लिए और डेटा साइंस के लिए। ये जितना भी है ये सब डेवलपर पार्ट है SQL का, क्लियर। तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ जाती हैं कभी कभी, क्योंकि आजकल कंपनीज को चाहिए ऑलराउंडर, क्लियर है। और आप कहोगे कि मुझे SQL नहीं आता, मान लो कुछ कहीं पे कुछ फंस गया, SQL नहीं आता, तो वो कहेंगे कि अरे क्या ही तुमने, तो फिर क्या ही डेटा साइंटिस्ट तुम कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर भी यूज होंगी। ओके, अब यहाँ पे जैसे आपको क्या कराना है, आपको यहाँ पर एक चीज़ कराना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया, क्रिएट टेबल। ओके, और टेबल में हमने यहाँ पे दे दिया जैसे लूप डेटा, ऐसे नाम दे दिया, और यहाँ पे हम आईडी ले लें, और आईडी में इंट, देन इसके बाद हमने कुछ नेम ले लिया, और नेम में हमने डाल दिया जैसे कंपनी, जस्ट कंपनी, और कंपनी में हमने यहाँ पर varchar, बस 2 ही लेता हूँ, है ना। अब मान लो कि मुझे ना इस पे ये डेटा 10 बार एंटर करना है,
10 बार इंटर करवाना है। जब भी फेवरेबल सिचुएशन आए तो ये डेटा 10 बार इंटर करवा देना है ना। तो अब इसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते थे। कैसे? तो हम इफ की जगह, यहाँ पे इफ की जगह ये जो प्रिंट कर रहे हो ना, प्रिंट भी लगा सकते हो, प्रिंट भी दे सकता हूँ। और यहाँ पे आपके पास में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कमांड रन कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इंसर्ट इनटू और टेबल का डेटा है यहाँ पे, टेबल का यहाँ पे डेटा हमने लूप डेटा दिया और लूप डेटा में यहाँ पे वैल्यूज दे दिया और वैल्यूज में यहाँ पे जैसे आपने दे दिया स्टार्ट, ये जो वेरिएबल आ रहा है ना वही आपका यहाँ पे आईडी बनेगा, क्लियर। और यहाँ पे कंपनी नेम जैसे आपने दे दिया LG, ओके, इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है आपने। तो ये वैल्यूज में जो भी आपका स्टार्ट पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे इंसर्ट होगा, क्लियर, और यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो देखो आपके पास में अब इस लूप को मैं चला देता हूँ एक बार, यहाँ पे 1 और यहाँ पे लूप डेटा, ये मैंने क्रिएट नहीं किया था क्या। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे तो ये कितनी बार डेटा इसमें इंसर्ट हो गया होगा, एक बार देखते हैं चलो। तो यहाँ पे अगर हम लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लूप डेटा, ये देखो ये लूप डेटा में ये कितनी बार इंसर्ट हुआ है, जितनी बार ये लूप चला उतनी बार ये डेटा। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें मुझे चाहिए कि ये जब भी ये सिचुएशन आए, आप चलते रहो, जब ये सिचुएशन आए तो ये डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो वो उसमें इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। देन हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगर मान लो कि जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको वाइल लूप लगा के और मुझे इवन और ऑड यहाँ पे आप बताओ, है ना। ये हर जगह आपको पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखें इवन ऑड, तो हम यहाँ पे लेते हैं डिक्लेयर और यहाँ पे जैसे हमने नम लिखा और नम में ले लिया इंट, फिर हमने यहाँ पे लिखा वाइल, वैल्यू सेट करना है पहले। अच्छा, हमें पता है हम वैल्यू उस समय भी सेट कर सकते हैं जब हम डिक्लेयर करते हैं, तो इस बार हम यहीं पे सेट कर ले रहे हैं। तो इसको हम इवन और ऑड ये देखते हैं कैसे करते हैं इसमें। तो इवन और ऑड लिया, देन हमने यहाँ पे लिखा वाइल लूप, वाइल, और यहाँ पे दे दिया कि आपके पास में क्या, नम लेस देन इक्वल टू 20, 1 से 20 के बीच में जितने भी इवन और ऑड हैं वो फाइंड करने हैं आपको, है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया, देन इसकी बॉडी स्टार्ट की बिगिन, और बिगिन में हमने यहाँ पे दिया इफ जो आपका ये नम जो भी आ रहा है, ये जो आप नम जो चेक कर रहे हो, है ना, यहाँ से ये 20 से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। ये नम जो है यहाँ पर परसेंटेज टू इक्वल 0, यानी परसेंटेज किस लिए यूज करते हैं, यस परसेंटेज किस लिए यूज करते हैं, कोई बताएगा परसेंटेज किस लिए यूज, डिवाइड, मॉडुलस के लिए, है ना, मॉडुलस यानी रिमाइंडर के लिए जो CS बचता है उसको, ओके, CS के लिए। ओके, अब यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं, कास्ट में अब देखो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं कि नंबर इवन है। तो अब इसके साथ मुझे नंबर तो प्रिंट करना ही है, साथ में उसमें इवन भी प्रिंट करना है। तो नंबर का डेटा टाइप अलग होगा और इवन जो प्रिंट करूंगा उसका डेटा टाइप अलग होगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कास्टिंग यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम कास्ट लिख रहे हैं, कास्ट का मतलब क्या है कि जो आपका ये जो डेटा आ रहा है नम, इसको हम एज ए वेरिएबल दिखाएंगे, एज ए वेरचर दिखा देंगे। तो अब उसको एज ए ऐसे कहने से नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, एज ए वेरचर यहाँ पर उसको डिफाइन करना होगा, है ना। तो एज ए वेरचर, अब इसके बाद इसमें हमने क्या किया, प्लस कर दिया, और प्लस के बाद हमने क्या लिखा, इज इवन। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इज इवन ऐसे। अब ये देखो यहाँ पर क्या था कि हमारा जो नम है ना, नम वो क्या है, वो इंट है। अब इंट के साथ, अगर इंट के साथ कभी भी, इंट के साथ या फ्लोट के साथ कभी भी अगर आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ कैरेक्टर चाहिए तो आपको कास्ट करना पड़ेगा, ओके।
अब पाइथन में ये सब चीज़ें ईजिली हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये कास्टिंग आपको करनी पड़ेगी, इसीलिए पाइथन इतना बूम पे है। हालांकि पाइथन और एसक्यूएल बिल्कुल अलग है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आपका सर्वर लैंग्वेज है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। बट पाइथन में ऐसे नहीं करना पड़ता, पाइथन में ये बहुत ईजिली हो जाता है, उसमें कास्टिंग की इस तरह से जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कास्ट कर दिया। कास्ट क्यों किया? क्योंकि ये जो है टेक्स्ट देता है, ये आपका इंट डेटा है और यहाँ पे एक टेक्स्ट डेटा है। तो इंट के साथ अगर आप कोई भी टेक्स्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, तो यू हैव टू चेंज दैट इंट इन अ कैर, ताकि सारा डेटा एक ही में होना चाहिए। प्रिंट के साथ सभी डेटा एक ही डेटा टाइप में होना चाहिए, क्लियर? तो इसलिए उसको कैर में चेंज किया है। देन इसके बाद यहाँ पे हमने लगाया एल्स। अगर ये नहीं है तो फिर एल्स पार्ट आएगा, और एल्स पार्ट में आपने क्या कर दिया? प्रिंट। अगर आपका इवन है तो ये प्रिंट होगा, और अगर ऑड है तो आपका कंडीशन एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन सिचुएशन इस फेवर में है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो फिर क्या है? तो वो इवन है, तो ये प्रिंट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो एल्स पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? इसके बाद ये तो अब यहाँ पे इंक्रीमेंट भी तो डालना, ये वाइल लूप है, तो वाइल लूप अगर आप इसमें काउंटर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? तो ये हमेशा के लिए ऑन रहेगा, मतलब चलता ही रहेगा, तो आपको कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हम एक काउंटर लगाएंगे, तो काउंटर में यहाँ पे लिखेंगे सेट, और हमारा जो वेरिएबल है नम, उसी में हम इंक्रीमेंट करते रहे, तो 1 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए, तो हम 1 का इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हमने एंड कर दिया। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो ये हमारा इवन और ऑड, देखो 1 जो है वो इवन है, 2 जो है 1 जो है वो ऑड है, 2 जो है इवन है, देन 3 जो है ऑड है, इवन ऑड ये सब प्रिंट हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप इवन आउट को प्रिंट करा सकते थे, क्लियर? ये तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास में अगर जैसे हम किसी की भी टेबल बनाना चाहें, है ना, 2 की टेबल, 3 की टेबल, ऐसे टेबल बनाना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं इसके थ्रू। तो उसको देखते हैं। तो ये कुछ इंटरव्यू में कुछ इस तरह से ये पूछा जाता है। तो देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और इस वेरिएबल, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल एक हम देंगे, आप किसकी टेबल जनरेट करना चाहते हो, तो वो टेबल। ओके, टेबल हम किस में देंगे? जिसकी भी टेबल जनरेट करता है, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, वो हम देंगे, तो वो यहाँ पे लिखा। देन इसके बाद एक और वेरिएबल इसमें लगा दिया, तो इसी के आगे हम दूसरा वेरिएबल भी, आपको पता है कि हम एक ही डिक्लेयर में कई सारे वेरिएबल बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमने काउंट भी लिखा और काउंट को भी इंट कर लिया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे सेट, और सेट में ये जो वेरिएबल हमारे पास में टेबल है, इसकी एक वैल्यू सेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू लिया, और वैल्यू में हमने कर दिया, इसकी वैल्यू जो है वो हमने ले लिया कि आपके पास में टेबल, हमें चलो 5 की पहले टेबल जनरेट करनी है। ओके, देन सेट अलग अलग ही करते हैं, इसलिए हम सेट अलग अलग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा सेट। अब यहाँ पे काउंट, तो काउंट जो होगा वो 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। देन अब आते हैं वाइल लूप में। तो वाइल लूप, हमें 10 तक की ही टेबल चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है काउंट। जो ये काउंट है, काउंट लेस देन इक्वल टू 10, इतना होना चाहिए। जब तक लेस देन एंड इक्वल टू 10 हो, तब तक ये लूप चलेगा। ओके, इतना हमने कर दिया। देन अब क्या करना है? अब इसमें लिखना है आपको बिगिन। तो यहाँ पे हमने लिखा बिगिन, बिगिन, और बिगिन में यहाँ पे प्रिंट करा। ओके, तो प्रिंट अब कई चीजें इसमें करनी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे कॉनकेट। ओके, कॉनकेट, कॉनकेट जब कई चीजों को आपस में मिलाना होता है तो फिर आप क्या करते हैं? कॉनकेट, है ना। और अगर डेटा टाइप चेंज करना होता है तो कास्ट। ओके, तो यहाँ पे कॉनकेट हम यूज कर रहे हैं। कॉनकेट में सबसे पहले टेबल, 2 की टेबल है या 3 की टेबल है, ये आता है, तो हम यहाँ पे टेबल लगा देंगे, है ना। उसके बाद देन इसके बाद इनटू का साइन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे इनटू का साइन लेते हैं।
इंटू का साइन। ओके, देन इसके बाद फिर क्या है, 2 इंटू 1, तो 1 कौन देगा, काउंट, तो यहाँ से इसको हम काउंट ले लेते हैं। ओके, देन इसके बाद काउंट, इसके बाद कॉमा लगाया, अब इक्वल साइन, तो हमने यहाँ पे इक्वल साइन दे दिया। उसके बाद फिर टेबल इंटू काउंट, तो टेबल इंटू यहाँ पे हमने लिख दिया काउंट, ऐसे, और कास्ट को बंद कर दिया। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर, अब ये काउंटर है ना, तो काउंटर तो जरूर होना चाहिए इसमें, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, काउंटर का इंक्रीमेंट, यहाँ पे हमने लिख दिया काउंट। ओके, अब काउंट इक्वल, देन काउंट @count +1। ओके, और क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू सेट करेंगे, तो ये वैल्यू सेट की। ओके, तो फर्स्ट आपका कौन सी टेबल है वो यहाँ पर आएगा, काउंटर जो चल रहा है वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, और इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर कंट्रोल Z, और इसके बाद यहाँ पे लिख दिया हमने एंड, बिगिन लिखा है ना तो एंड कर दे, ये हमारे पास में आ गया। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखो आपको 5 की टेबल आ गई, है ना, 5 की टेबल है। 5 की टेबल कैसे है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिखोगे उसकी तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। काउंटर 1, काउंट पहली बार चेक हुआ, 1 हो गया, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो आपका ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है। अभी काउंट की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 है ना, यहाँ पे हो गया 5। फिर अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो ये रिपीट होगा, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये रिपीट होगा। अब रिपीट किसके लिए, 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे है 2, है ना, 2 अभी भी लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो फिर से कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ पे आएगा टेबल कितनी है 5, और अब की कितनी वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे आया 5 इंटू 2 यानी 10। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे अगर मुझे लाइक 19 का अगर टेबल चाहिए, तो 19 आप यहाँ पे लिखोगे और देखो 19 की टेबल आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप इसको काफी वे में यूज कर सकते, ये तो जस्ट एग्जांपल दिया है कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्या होता है, इज लाइक दैट। क्लियर है सर, इसमें यूजर इनपुट नहीं करा सकते हैं, टेबल किसका देना है? हाँ, उस तरह से नहीं, जो आप वो कर सकते हैं। पाइथन में जैसे कहते हो ना, वो उस Yes, तरह sir. से। ओके, अब आते हैं इसमें नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट टॉपिक इसका अच्छा है, जैसे इसकी काफी जरूरत पड़ेगी आपको, उसको हम कहते हैं रूल। तो रूल में क्या है, रूल तो लाइक जैसे हमारे पास में कांस्टेंट, अगर आपने जैसे हमने डीडीएल जब पढ़ा था, जब हमने स्टडी किया था, जो डीडीएल में एक टॉपिक था हमारे पास में कांस्टेंट में क्या 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 चीजें थी। कांस्टेंट में हमारे पास में प्राइमरी की, देन फॉरेन, देन नल, देन नॉट नल, देन चेक, ये सब चीजें थी यहाँ पर, है ना, ऐसे। ओके, तो अगर अब इसमें हमें, इसमें क्या था, इसमें एक चीज थी कि अगर आप कभी भी डेटा इंसर्ट करोगे, इंसर्ट न्यू डेटा, है ना, तो इट विल वेरीफाई फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंस्टेंट। क्लियर, वो एग्जिस्टिंग कंस्टेंट से वेरीफाई होगा, और अगर वो वेरीफाई नहीं हो पाता है ना, तो इट विल वेरीफाई फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंस्टेंट, है ना। कभी भी अगर आपने आज कल टेबल क्रिएट की थी या परसों टेबल क्रिएट की थी, उसमें किसी भी तरह का अगर डेटा आपने फिल कर दिया है, अब उस पर अगर कोई भी न्यू कंस्टेंट अप्लाई करोगे, है ना, तो न्यू नहीं, ऐसे नहीं, न्यू, हाँ, इंसर्ट न्यू डेटा जब भी आपके पास में, इट विल वेरीफाई फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंस्टेंट,
है ना, वो आपके पास में लगेगा ही लगेगा। ओके, देन अब यहाँ पे एक और आता है कि अगर आप डेटा कोई भी नया इंसर्ट करते हो तो वो डेटा एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट से वेरीफाई होगा ही होगा हमेशा। अब अगर आप न्यू कंस्टेंट ऐड करते हो, ऐड न्यू कंस्टेंट, क्योंकि हमने देखा था कि हम अल्टर करके और न्यू कंस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, इट विल वेरीफाई फ्रॉम existing data। तो आप इस अब जैसे कोई भी किसी भी कॉलम पे कभी आपने अगर ऐसे लिखा हुआ है, कॉलम का नेम दिया है और यहाँ पे आपने लिख दिया है कि इसमें आपके पास में यूनिक आपने ऐसे लिखा हुआ था। ओके, और इस कॉलम में आपने 1 2 3 4 5 नहीं, आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मान लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ऐसे जब कुछ भी नहीं लिखा था तो उसके अंदर फिर क्या हो सकता है, तो उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा आ सकता था। ऐसे डुप्लीकेट डेटा भी आ सकता था क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं था, तो उसमें डुप्लीकेट डेटा आ सकता था। अब अगर इस कॉलम को आप क्या करते हो, इतना डेटा आपने कभी टेबल क्रिएट की थी, टेबल में ये कॉलम नेम था और इसमें कोई भी कंस्टेंट अप्लाई नहीं किया गया था, तो आप उसमें डुप्लीकेट डेटा या जैसा मर्जी नल वगैरह सब छोड़ सकते थे। बट अब इसी कॉलम पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब इसी कॉलम पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यूनिक की लगाना है, यूनिक। क्लियर है? तो अब इस पे नहीं लगा सकते आप, क्योंकि जब भी आप इस कॉलम पे आप यूनिक की अप्लाई करोगे, इस कॉलम पे यूनिक की अप्लाई करोगे तो वो एग्जिस्टिंग डेटा को वेरीफाई करेगा। और इसमें तो देखो 1 1 2 2 कई बार इंटर है ना, तो वो फिर लग नहीं पाएगा, है ना, तो ये चीज आपको नहीं हो पाएगी। ओके, मतलब जब भी हम न्यू कंस्टेंट लगाते हैं तो वो एग्जिस्टिंग डेटा को वेरीफाई करता है, और अगर एग्जिस्टिंग डेटा वेरीफाई नहीं होता है तो वो कंस्टेंट अप्लाई नहीं हो सकता। ओके, देन ऐसे ही जैसे आपके पास में क्या है, एक आपकी टेबल है जिसमें एज कॉलम है और एज में आपने ऐसे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे 10 भी लिख दिया है, 20 भी लिख दिया है, 30 भी लिखा है, 45 देन 12 देन 30, है ना, ऐसे आप एज इंटर कर रहे हो। ओके, नाउ अब इस पे आप अप्लाई करना चाहते हो, चेक कंस्टेंट। ओके, और चेक में क्या करवाना चाहते हो आप, यहाँ पे चेक कंस्टेंट, और चेक में कि चेक एज ग्रेटर देन ऐसे, है ना, तो अब इस पे कोई चेक कंस्टेंट आप अप्लाई करना चाहते हो और वो चेक क्या करेगा, चेक करे कि आपके पास में ऐसे, अब ये नहीं हो सकता फिर, है ना, ये कंस्टेंट इस पे नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एज पहले से 10 12 है। तो अब आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि नहीं अब इस पे ये आप लगा दो, तो ये जो पहले से है उसका क्या होना है ना, तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो आप इस तरह का कोई भी कंस्टेंट उस पे लगाए, आप नहीं लगा पाओगे। जैसे हम प्राइमरी की लगाना चाहते हैं बट उस डेटा में पहले से नल भी है और जो है पहले से उसमें डुप्लीकेट भी है, तो आप उस कॉलम पे प्राइमरी की आप नहीं लगा पाओगे। तो फिर मैं अब चाहता हूं कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं, नाउ आई वांट कि हम इस एज पर ऐसा कुछ लगा सकें कि अब अपकमिंग जो डेटा होगा उस पे वो रूल अप्लाई हो। ओके, तो अपकमिंग डेटा पे अगर आपके पास में कोई रूल अप्लाई करना है अपकमिंग डेटा पर, ठीक है, तो उसके लिए रूल है फिर, है ना, तो इट काइंड ऑफ कंस्टेंट, ये एक तरीके का कंस्टेंट ही है, बट ये अपकमिंग डेटा पे अप्लाई होगा, है ना, ये नहीं कहेगा कि आप जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो इसके थ्रू वेरीफाई नहीं हो पा रहा है तो मैं नहीं लग पाऊंगा, इसमें नहीं होगा, ये हमेशा अपकमिंग पे लगता है। और कंस्टेंट जो होता है वो अपकमिंग पहले वेरीफाई करता है और वेरीफाई के अकॉर्डिंग अगर डेटा वेरीफाई हो गया तो वो अपकमिंग पे भी लग जाएगा और एग्जिस्टिंग पर भी लगेगा, है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार। ये क्लियर है कि रूल कब अप्लाई करोगे आप, है ना। कई बार होगा कि आपका डेटा, अब जो प्रीवियस डेटा है उसको आप क्या करोगे, अब इसमें 10 है 10 है 12 है तो उसको तो आप हटा नहीं सकते, आपका ये कंस्टेंट है कि आप उसको हटाओगे नहीं,
जब तक उसको हम हटा नहीं सकते तब तक नया कुछ इसमें जोड़ नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए ही फिर आपके पास में यहाँ पे रूल है जिसको कि हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कैसे उसको अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले रूल क्रिएट किया जाता है, तो आपको यहाँ पे रूल को क्रिएट करना पड़ जाएगा। सबसे पहले हम रूल को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्रिएट रूल, ओके। और जो भी आपका यहाँ पे रूल है, क्रिएट रूल और रूल का नेम, तो आर नेम दोगे, आर नेम दे दोगे, ओके। देन इसके बाद एज लिखोगे, एज, और यहाँ पे अपनी कंडीशन जो भी है वो आप लिख दोगे, यानी रूल की डेफिनेशन दे दोगे, ओके। ये तो हो गया हाउ टू क्रिएट द रूल। नाउ अप्लाई कैसे करोगे, ओके। तो अप्लाई ऑन टेबल, अप्लाई ऑन टेबल के लिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं यहाँ पे बाइंड रूल। अप्लाई ऑन टेबल जो होता है इसका आपके पास में है एक बाइंड रूल, इसको कहते हैं बाइंड रूल। तो यहाँ पे बाइंड रूल, ओके। कैसे, यहाँ पे EXEC ये एक SP प्रोसीजर इसमें बाय डिफॉल्ट है, जैसे हम SP हेल्प यूज करते थे, तो ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर एक SP प्रोसीजर पहले से बना हुआ है, जैसे हमने लास्ट हम बना रहे थे वैसे ही आपके पास में। तो यहाँ पे लिखोगे बाइंड रूल, है ना, SP__ बाइंड रूल। फिर यहाँ पे रूल का नेम दोगे, रूल का नेम जो होगा वो कोट में आएगा, तो यहाँ पे आप रूल का नेम दोगे, ओके। देन इसके बाद आप क्या दोगे, इसके बाद आप टेबल का नेम दोगे, तो यहाँ पे हम टेबल का नेम देंगे, डॉट करके जिस कॉलम पे अप्लाई करना है उस कॉलम का यहाँ पे नेम दे दोगे, है ना। तो क्या होगा, ये जो रूल है वो इस टेबल के इस कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। देन अगर मान लो कि अब आपको इसको हटाना है तो आप हटा भी सकते हो, तो उसके लिए आता है आपके पास में क्या, उसके लिए आता है अनबाइंड रूल, उसको हम कहते हैं अनबाइंड रूल। तो आप यहाँ पे SP हेल्प अनबाइंड रूल करोगे, अनबाइंड रूल, और यहाँ पे टेबल और बस टेबल का नेम, कॉलम का नेम दे दोगे, तो वो आपके पास में क्या हो जाएगा, वो अनबाइंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें लिखनी है आपको, बाइंड एंड अनबाइंड रूल, ओके। एक बार करके देखते हैं, चलिए। तो हम जैसे एक टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर क्रिएट टेबल, ओके। और टेबल में यहाँ पे हमने जस्ट लिख दिया जैसे पर्सन, है ना, ऐसे, या एम्प्लॉय, चलो एम्प्लॉय मार्च ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे हमने ले लिया ID और ID में इंट दिया, देन इसके बाद नेम ले लिया, नेम हमने varchar दिया, varchar और varchar में हमने 50, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमने यहाँ पे कर दिया आपके पास में, नेक्स्ट में यहाँ पे कर दिया एज, ओके, और एज हमने इंट में ले लिया, ऐसे कर दिया, ओके। देन ये हमने टेबल क्रिएट कर ली। अब इसमें एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय मार्च डेटा, देन यहाँ पे हमने लिखा वैल्यूज, और वैल्यूज में 1, देन नेम दे दिया जैसे राम, और एज दे दिया जैसे पहले 15, ओके। ये डेटा हमने इंसर्ट कर लिया है, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, इसके बाद यहाँ पे एक 22 इंसर्ट कर लिया, है ना, और इसको नाम दे दिया जैसे रमेश, और इसकी ID हमने ले ली 2। तो एक डेटा मेरे पास में क्या है, एक डेटा है 15 और एक डेटा है 22, ओके। ये हमने इंसर्ट कर लिया, है ना। 2 रो इफेक्टेड हो गई हैं, एक बार देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन एम्प्लॉय मार्च डेटा हमने लिया,
ऐसे, है ना। तो ये डेटा आ गया है। ओके, अब जब हमने टेबल क्रिएट की थी, तो टेबल जब क्रिएट की थी तो उस समय तो हमारे पास में क्या था, उस समय तो ये नहीं था कि हमें इसमें 18 से अबव का ही डेटा चाहिए था, है ना। तो अब इसमें हम चाहते हैं कि 18 से ऊपर का आपके पास में डेटा कोई भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें ऐसा कंस्टेंट लग जाए जो 18 से अबव का ही डेटा इसमें इंसर्ट करने की परमिशन दे, है ना। अब तो अब देखते हैं उसमें हम ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर लेते हैं, है ना। तो देखते हैं अब ये ऐड करने देता है या नहीं देता है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे देखो, मैं ये चाहता हूँ कि अब इसमें कुछ ऐसा अप्लाई कर दें कि 18 से अबव का ही डेटा इसमें ऐड हो, है ना, जबकि 15 पहले से है इसमें। तो अब इसमें अगर हम कंस्टेंट अप्लाई करना चाहेंगे तो देखते हैं होता है या नहीं। तो अब क्या करना होगा, अल्टर, तो अल्टर टेबल, और टेबल का नेम यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर मार्च, एम्प्लॉय अंडरस्कोर मार्च, तो यहाँ पे मार्च दे दिया, है ना। अब ऐड और कंस्टेंट, तो ऐड कंस्टेंट यहाँ पे लगा देते हैं। कंस्टेंट, कंस्टेंट में जस्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ चेक एज। ओके, चेक एज में हमने क्या किया, लिखा चेक। पहले हमने क्या दिया, एक निक नेम दिया, देन यहाँ पे हमने क्या लिखा, चेक कंस्टेंट लिखा है, और हमने हमारे कॉलम का नेम क्या था, अल्टर में तो हम देख चुके हैं ना कैसे इसमें ऐड करते हैं। एज ले लिया हमने, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो इस तरीके से आप चेक कंस्टेंट, हमने जब अल्टर देखा था तो हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें 15 का डेटा पहले से है, और अब इसमें हम कंस्टेंट कोई भी, तो इसमें चाहोगे कि यूनिक लग जाए तो यूनिक लग जाएगा, नॉट नल भी लग जाएगा। क्लियर है, क्योंकि सब में डेटा भी है और सब में यूनिक है, तो वो लग जाएगा, नॉट नल भी लग जाएगा। बट आपके पास में ग्रेटर देन के लिए क्या कहता है आपको, अब देखते हैं। तो देखो आपको दे रहा है ना अल्टर, है ना, कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्टेंट, और चेक कंस्टेंट में क्या कह रहा है, एज, है ना। इस पे ये नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पहले से 15 का डेटा है। अगर 15 नहीं होता तो लग जाता, है ना, क्योंकि 18 डेटा वेरीफाई हो जाता 22 वाला, बट ये नहीं हो पा रहा है। तो मुझे अब चाहिए, अब ऐसा कुछ बनाना है कि आगे से, अब ये तो नहीं लग पाएगा, लेकिन आगे से कभी अगर इस तरह का डेटा आए तो उसको बस चेक करो, जो हो गया है उसको रहने दो, लेकिन जो आगे आए उसको आप चेक करो। तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम रूल लगाएंगे। क्लियर, तो देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको, क्रिएट रूल, और रूल में इसका नाम दे दिया जैसे मैंने चेक एज, जस्ट आप जो भी रूल देना चाहो ऐसे, और यहाँ पे एज लिखा, और एज में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है जैसे, यहाँ पे इसको एज ए वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ये ले लिया, और यहाँ पे हमने लिया जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो ये यहाँ पे एट द रेट वेरिएबल लगा के इसको डिफाइन करना है। ओके, क्रिएट रूल चेक एज, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया है। ओके, तो ये कमांड हो गया सक्सेसफुली। ओके, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसी को कहते हैं हम बाइंड रूल ऑन टेबल। ओके, तो बाइंड रूल ऑन टेबल। ओके, तो बाइंड रूल कैसे करेंगे, SP EXE, क्योंकि SP जो होता है वो EXE से चलता है, SP, एंड हमने यहाँ पे ले लिया बाइंड रूल, तो यहाँ पे लिखा बाइंड रूल, और रूल, अब यहाँ पे अपने रूल का नेम दे देना है, तो रूल का हमारा नेम है चेक एज, ये चेक एज है, ये चेक एज ले लिया। ओके, देन इसके बाद फिर कॉमा लगाना है और अपनी टेबल का नेम देना है, तो यहाँ पे हमने लिखा एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय मार्च डॉट देन एज कॉलम। ओके, ऐसे, और एज कॉलम। क्लियर,
अब ये देखो इसको, तो यहाँ पे रूल बाइंड, ये मैसेज आ जाना चाहिए, रूल बाइंड टू दिस टेबल। अब यहाँ पे देखो, अगर अब ये लग चुका है ना, तो अब इसने नहीं कहा कि आपका प्रीवियस डेटा वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, इसने नहीं कहा। अब यहाँ पे अगर हम देखो, अब जैसे अब यहाँ पे अगर मैं फिर से अब 16 का डेटा इसमें इंसर्ट करूँ तो अब ये नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि इस पे अब रूल अप्लाई हो चुका है इस एज कॉलम पे, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 के लिए है। तो देखो आप ऐसे आ गया ना, टर्मिनेटेड और कॉम्प्लीट, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपके पास में क्रिएट। तो अब ये नहीं होता। तो जो चीज कंस्टेंट से नहीं हो पाता है उसको हम रूल के थ्रू अचीव कर सकते हैं, है ना। ओके, दिस इज द हाउ के कैसे हम कोई भी रूल, what is the application of rule and how to create and how to bind with table, है ना। अब इसको अगर अनबाइंड करना है तो अनबाइंड भी कर सकते हैं। तो अनबाइंड मतलब एक बार देखते हैं, चलो अनबाइंड करने के बाद ये अप्लाई हो जाता है नहीं, तो अनबाइंड फ्रॉम टेबल, ओके। देन इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सपी, और ये पूरा जैसे मैं कॉपी, सिर्फ एक ही वर्ड यहाँ पे अनबाइंड, और अनबाइंड में आपको रूल का नाम नहीं देना होता, बस टेबल का नेम और उस कॉलम का नेम दे दो। तो अनबाइंड ये रूल हो गया, तो देखो अनबाइंड हो गया। अब ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर अब देखें यहाँ पर तो ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा, देखो वन रो इफेक्टेड, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप रूल को बाइंड एंड अनबाइंड कर सकते हो, है ना। कंस्ट्रेंट जहाँ पे काम नहीं आता वहाँ पे ये चीजें यूज की जा सकती है। यस, इसमें कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारा ये TSQL पार्ट पूरा हो गया। अब मैं आपको प्रोजेक्ट एक सेंड करता हूँ, तो वो आप करना, और कल का हम रखेंगे डाउट सेशन, जो भी डाउट हो। ठीक है जी सर।